तो बच्चों सब लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? लास्ट क्लास में कहाँ तक पहुंच गए थे? हंट, पाउली, अबाउ तीनों नियम पढ़ा दिए थे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा चल रहा था और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी हम लोगों ने नाइट्रोजन तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिए थे और मैंने उसमें हंट, पाउली, अबाउ तीनों नियमों का यूज करते हुए कॉन्फ़िगरेशन समझाया था और उनके अपवाद समझाए थे। कुछ अभी अपवाद नहीं आए और कुछ पालन करने वाले, कुछ ना पालन करने वाली, ये चीजें मैंने आपको डील की थी। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन तक मैंने आपको समझाया था। नाइट्रोजन ये तो सब बच्चों जैसी चीज है, सबको जानते हैं, पर इस पे जो क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको क्लियर किए थे। तो 1s2 2s2 2p3 ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। मेरा एक क्वेश्चन था इस पर छोटा सा कि नाइट्रोजन में, क्वेश्चन है नाइट्रोजन में पी उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन किस नियम के अनुसार जाते हैं, किस नियम के अनुसार भरते हैं? ये मेरा एक क्वेश्चन था, यहीं तक अपन ने शायद किया था। तो नाइट्रोजन में ये आया है आपको, नाइट्रोजन में पी उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन किस नियम के तहत भरते हैं? तो सोचते हैं, ये देखो 1s2 2s2 और अब इसमें पूछा है, ध्यान देना बच्चों, नाइट्रोजन में पी कक्षा में पूछा है, नाइट्रोजन में पी उपकक्षा में, नाइट्रोजन में नहीं, नाइट्रोजन की पी उपकक्षा में। समझ गए? तो जब नाइट्रोजन की पी उपकक्षा की हम बात करेंगे तो बताइए, पहला इलेक्ट्रॉन इसमें गया, ये देखिए पी है, ये पी है और पी का ये पी एक्स हो गया, ये पी वाई हो गया और ये पी जेड हो गया। तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन गया और पी उपकक्षा के पहले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन गया, दूसरे ऑर्बिटल में यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा, तीसरे ऑर्बिटल में यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा। बताइए कैसे करके जा रहे हैं? एक भरा, फिर दूसरा भरा, फिर तीसरा, 1 बाई 1, एक के बाद एक और एक के बाद एक किस नियम के अनुसार जाते हैं? खंड के नियम के अनुसार। तो इसका आपका आंसर हुआ। अब अगर मान लो आपको ऑप्शन दे दें ए बी सी डी बहुत सारे, तो आंसर हो जाएगा खंड के नियमानुसार। ये आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पाउली दे दें या अबाउ दे दें या हंड प्लस पाउली दे दें, ठीक है। तो हमारा इसमें इलेक्ट्रॉन के अनुसार, तो बताओ हंड
तो ये लिख लिया आप लोगों ने, क्लियर हो गया। अब यदि क्वेश्चन आए कि नाइट्रोजन में, अब यहाँ पे हम पी की बात नहीं कर रहे हैं, नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन किन नियमों का पालन करते हुए भरते हैं, ध्यान से सुनना। नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन किन नियमों का पालन करते हुए भरते हैं? तो हुंड के नियम के अनुसार पाउली प्लस अबाउ प्लस हुंड, तीनों, पी का मतलब पाउली, ए का मतलब अबाउ, एच का मतलब हुंड, ठीक है। फिर अबाउ प्लस हुंड के अनुसार और हुंड प्लस पाउली के अनुसार। अब आप बताओ कि किस नियम का, अब क्वेश्चन बदल गया है, नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन किस नियम का पालन करते हुए भरते हैं? तो सोचो, कौन सा आंसर, ये कि ये कि ये? सोचो, जरा सोचो, इधर देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में गया, याद करो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में गया, 1s में, 1s के बाद किस में जा रहा है, देखो 2s में, ये 1s था, फिर 2s, 2s के बाद किस में जाएगा बोलो, 2s के बाद किस में जाएगा, 2p में, यहाँ 2p है, 2p के बाद किस में जाएगा, 3s में। ये देखिए, याद है सबको ये वाला तरीका, अपन कर चुके हैं ये। तो पहले इलेक्ट्रॉन बच्चों 1s में जाता है, 1s की ऊर्जा सबसे कम होती है, तो 1s की ऊर्जा सबसे कम होती है, जिसकी ऊर्जा सबसे कम होती है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाता है, फिर उससे थोड़ी ज्यादा ऊर्जा वाले में, फिर उससे थोड़ी ज्यादा ऊर्जा वाले में। अब बताओ ऊर्जा का यह नियम कौन सा कहलाता है, अबाउ नियम। कौन सा कहलाता है, अबाउ। तो बच्चों पहले 1s में गया, फिर 2s में गया, फिर 2p में गया, अब तो 3s तो है नहीं यहाँ पे, तो ये जो नियम है ये हो गया अबाउ नियम, ये अबाउ नियम हो गया। तो ये आंसर तो अपना करेक्ट हो गया कि इसमें भी अबाउ दिख रहा है, इसमें भी अबाउ दिख रहा है, ये आपका आंसर हो नहीं सकता, ये हटा दीजिए और ये हटा दीजिए, क्योंकि अबाउ क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरा, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनके स्पिन अपोजिट होते हैं, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनके स्पिन अपोजिट होते हैं, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनके स्पिन अपोजिट होते हैं, ये कौन सा नियम होता है, पाउली का अपवर्जन नियम। तो पाउली का नियम, तो दूसरा ये पाउली का नियम भी हो गया, पाउली का नियम भी हो गया। एक ऑर्बिटल में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनके चक्रण, बोलो, जिनके चक्रण विपरीत होते हैं, तो यह नियम कौन सा हो गया, पाउली का हो गया। बात तो अब आपको क्लियर हो गया कि अबाउ नियम भी लग रहा है, पाउली नियम भी लग रहा है, और अब भी आपको बताया पी कक्षा में एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो तीसरा कौन सा नियम हो गया बोलो, खंड का नियम भी हो गया। तो बच्चों तीनों नियम, तो इसका आंसर क्या हो गया, ये वाला आंसर हो जाएगा, इसमें पाउली भी लग रहा है, अबाउ भी लग रहा है, और खंड का नियम भी लग रहा है। हो गया क्लियर कि नहीं सबको, आपको बच्चों? तो इस तरह से हम तीनों नियमों का पालन करते हुए नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। तो क्वेश्चन में ये देखना होगा आपको कि आप क्या कर रहे हैं, आप मतलब किस में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। अब यही क्वेश्चन अगर मान लो मैं पूछ लूं, केवल यही क्वेश्चन केवल हीलियम में, यही क्वेश्चन हीलियम में इलेक्ट्रॉन, हीलियम में इलेक्ट्रॉन किस नियम का पालन करते हुए भर रहे हैं, आप आंसर दो, सोचो। हीलियम में इलेक्ट्रॉन किन नियमों का पालन कर रहे हैं, हीलियम, केवल हीलियम, कितना आसान है। और बताओ अगर हमारा ये क्वेश्चन गलत हो जाए तो कितनी गलत बात होगी, समझ आ रहा है। हीलियम में इलेक्ट्रॉन, और आपके पास ये ऑप्शन है ऊपर, ये सब सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, ये ऑप्शन है, ठीक है, ये आपके सामने ये ऑप्शन है, सोचो क्या लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हीलियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं, 1s2, यही लिखते हैं ना बच्चों, ये 1s2, तो 1s ये हो गया। अब बताओ 1s के बाद क्या आता है,
2s के बाद क्या आता है 2p, ध्यान से सुनना, 2s के बाद 2p, क्या 1s के बाद 1s में इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए या आपने 1s में इलेक्ट्रॉन पूरे भर दिए? अब बताओ क्या मैं 2s में लिख सकता था? बोलो, नहीं लिख सकता था। इसका मतलब अबाउ नियम कहता है कि पहले 1s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, पहले 1s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, जब 1s पूरा फुल हो जाएगा तब 2s में जाएगा, 1s फुल हो जाएगा तब 2s में। इसका मतलब क्या हुआ कि अबाउ लग गया, समझ आ गया? सीधी बात, अबाउ तो सब में ही लगेगा, अबाउ तो सब में लगेगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में जाएगा, फिर तो अबाउ तो सब में ही लगेगा, समझ आ गया? तो अब बताओ अबाउ हो गया, फिर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? दिख रहे हैं तो पाउली लग गया। तो इसका मतलब यहाँ पर आपका आंसर ये हो गया, अबाउ एंड पाउली। एक मिनट अपन सही कर देते हैं, अबाउ एंड पाउली, ये अबाउ एंड पाउली आंसर हो जाएगा आपका। बोले सर हुंड, नहीं बेटा, हुंड नियम तो कब लगेगा, इसमें लगेगा पी में, जब समान ऊर्जा के ऑर्बिटल हो। मैंने एक एक वर्ड लिखाया है, जब समान ऊर्जा के ऑर्बिटल हो तब हुंड का नियम लगता है, जब समान ऊर्जा के ऑर्बिटल हो तब हुंड का नियम लगता है, समझ गए? तो ये लिखने की चीज है। तो मैंने हंड में, पाउली में, अबाउ में, तीनों में ये सारी चीजें फिर से समझाई हैं और आपको दोबारा फिर से ये समझा दी है। अब आप इसे कर सकते हो। आ गया समझ में कि नहीं अच्छे से? एक एक क्लास देख डालिए, बिल्कुल एक एक क्लास, एक भी मत छोड़िएगा क्लास, एक एक क्लास देख डालोगे, बहुत टाइम है आपके पास, आराम से आप क्लासें देख सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। ये लगा है क्लास के। तो ये हो गया आपका लिखिए आगे। अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, नाइट्रोजन तक हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। ये देखिए, ठीक, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, बोलो ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाइड्रोजन, ठीक है ना, 1s1, 1s में। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हीलियम। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2s में। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन, 3, लिथियम हो गया। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बेरिलियम, 4 हो गया, ठीक है। कार्बन, यहां से शुरू हो जाता है आपका 2p, ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन। ये किसका, बोलो, नहीं ये बोरान, ये कार्बन, और ये नाइट्रोजन। ये अब यहां तक आ गए थे, नाइट्रोजन 2p3। अब बताओ अगला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में, जो अगला इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्वेश्चन है ऑक्सीजन में अगला इलेक्ट्रॉन किस नियम के अनुसार भरेगा, बताओ ये वाला। इसके बाद क्या लगना चाहिए, यहां बताओ, यहां जा सकता है इलेक्ट्रॉन कि नहीं, क्या यहां जा सकता है इलेक्ट्रॉन, क्या यहां जा सकता है इलेक्ट्रॉन, कहीं भी लिख सकते हैं आप, यहां लिख दें तो ये भी करेक्ट है, यहां लिख दें तो ये भी करेक्ट है, यहां लिख दें तो ये भी करेक्ट है। क्यों, अरे आपको इसी साल आया है ये वाला, इसी साल 2000
19 में या 2020 में, देख लीजिए। तो क्यों? क्योंकि आपको मालूम है तीनों की ऊर्जाएं बराबर हैं, तीनों की ऊर्जाएं बराबर हैं। और जब तीनों की ऊर्जाएं बराबर हैं तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन गया। बेटा ये भी करेक्ट है, ये आपको हुंड के नियम में मैं समझा चुका हूं। आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप पूरे वीडियो सिक्वेंशियली देख डालें। सबसे पहले आप ये लास्ट वाले देखें, क्वांटम नंबर और हंट पाउली अबाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले आप ये देखें, क्वांटम नंबर, हंट पाउली अबाउ एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये 5 लेक्चर है, सबसे पहले देख डालिए। क्योंकि जब आपका और आगे की बातें स्टार्ट होंगी तो यही काम आएंगे, बाकी कुछ काम नहीं आएंगे। तो बच्चों यहां भी लिख सकते हैं, ये भी करेक्ट है। यहां लिख सकते हैं आप, ये भी करेक्ट। तो ये किस नियम के अनुसार करेक्ट है? हंड के नियम के अनुसार करेक्ट है। जब आप हंड का नियम इसमें देखेंगे यूट्यूब पर, एकदम क्लियर हो जाएगा। और मैं दोबारा फिर बोल रहा हूं, इधर देखो, इलेक्ट्रॉन एक एक करके 1 बाई 1 समान चक्रण में जाते हैं। ये देखो, इसका चक्रण कैसा है, प्लस हाफ, इसका भी कैसा है, प्लस हाफ, इसका भी कैसा है, प्लस हाफ। जब अर्ध पूरित हो जाते हैं, जब अर्ध पूरित हो जाते हैं तब जोड़ा बनाते हैं। ये जो जोड़ा बन रहा है, जो युग्म हो रहा है, जो युग्मन हो रहा है, ये अर्ध पूरित होने के बाद अब इसका है माइनस हाफ, इसका माइनस हाफ हो जाएगा, युग्मन हो गया। समझ आ गया? तो बच्चों 1 बाई 1 समान चक्रण में जाना, और जब जोड़ा बनेगा तो फिर वो इसके साथ भी बना सकता है, इसके साथ भी बना सकता, इसके साथ भी बना सकता। अब कभी क्वेश्चन आ जाए कि ये और ये तीनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है, ये इसका क्या कारण है? तो क्योंकि इनकी ऊर्जाएं बराबर है। px py ये लिख दिया मैंने, नहीं आ गया, px py pz, px py pz, तीनों की ऊर्जाएं बराबर होती हैं। तो क्या क्वेश्चन है, लिखेंगे कि ऑक्सीजन का यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा ही क्यों है? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, क्योंकि तीनों ऑर्बिटलों की ऊर्जाएं बराबर हैं। और इलेक्ट्रॉन किस नियम के तहत जाएंगे? हुंड के नियम के तहत जाएंगे। ये आंसर होगा इसका। मतलब कोई टफ नहीं है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। आप लास्ट ईयर का पेपर यदि आप देखोगे, वो भी मैंने डाल दिया है यार, 2020 2021, ठीक है, 2020 तक का डाल दिया, 21 का भी नहीं है, ठीक है। तो 2020 तक का, और कब से? 1988 से, जब तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ होगा, ठीक है। 1988 मेरा भी नहीं था, तो 1988 से लगा करके कहां तक का बोलो, 2020 तक पूरे पेपर मैंने डाल दिए हैं। तो आप वहां भी देख सकते हो, पर वो इंग्लिश बैच में डाले हैं, हिंदी में नहीं डाले हैं क्योंकि आपका अभी हुआ नहीं था। तो लेकिन हिंदी और इंग्लिश में कोई वहां पे दिक्कत आपको नहीं आने वाली, क्योंकि मैंने हिंदी में भी समझाया और इंग्लिश में भी समझाया। इंग्लिश का बच्चा भी इस बैच में बैठ जाए तो उसे इंग्लिश की दिक्कत नहीं आएगी। आप हिंदी बैच इंग्लिश बैच में बैठ जाओगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा बहुत आपको आ सकती है, हल्की फुल्की, कभी कोई कुछ मतलब उसमें यार ये वर्ड का मीनिंग नहीं मालूम था, वो भी मुश्किल से 0.1%। तो अब बताओ, समझ आ गया क्वेश्चन? समझ आ गया? अब ये क्यों नहीं हो सकता? अगर मान लो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ लूं, ये देखो, ये भी 4 है, 2 2 4, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये बताओ, ये 4 2 की 4, ये क्यों नहीं हो सकता? हंड का नियम का पालन नहीं कर रहा है, ये इसलिए नहीं हो सकता। ये हंड के नियम का पालन नहीं कर रहा है। यही चीज समझने की होती है। ये समझने का तो अपने आप, ये तो तुम्हें 9th में भी 11th में आ ही गया होगा, इतना इसमें दिक्कत नहीं है। समझना ये है, ये नहीं हो सकता है, ये हो सकते हैं। आपको लास्ट ईयर यही हंड के नियम पर क्वेश्चन आया, नाइट्रोजन में ये क्यों नहीं हो सकता? बताओ बताओ, ये नाइट्रोजन है, अपन ने नाइट्रोजन लिखा P3, ये P3 में ये क्यों नहीं हो सकता? बताओ। हंड के नियम का पालन नहीं कर रहा है।
आपको हंड के नियम में मैंने बहुत डिटेल में हर बात समझाई है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं आप लोगों को। हंड, पाउली, अफबाऊ ये 2 क्लास है, क्वांटम नंबर की 3 क्लास है, 5 ये हो गए, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की 1 क्लास है। ये 6 क्लास आपको एकदम देख लेना है 2 दिन के अंदर, और फिर आप मतलब आराम से देखते रहिएगा, कोई दिक्कत। तो बताओ, यहां तक की बातें आप सब लोगों को भी समझ आ गई कि नहीं आई? आप सब लोगों को भी समझ आ गई ना? तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका? तो फिर से एक बार, हंड का नियम कहता है समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल, समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल, यानी एक ही उपकक्षा के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक एक करके जाते हैं। अर्धपूरित होने के बाद फिर युग्मन शुरू होता है। युग्मन कब शुरू होता है? जब वो अर्धपूरित हो जाता है, अदरवाइज युग्मन शुरू नहीं होता। पाउली का सिंपल नियम है कि एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनके चक्रण विपरीत होते हैं, और अफबाऊ का नियम कहता है कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन पहले भरते हैं, कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले जाते हैं, और n+l से आप ऊर्जा का निर्धारण कर सकते हैं, जिसे मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, n+l। तो भैया इनको आप अच्छे से समझना है ना। अगला चलते हैं, चलिए देखिए, नियॉन 10 1s2 2s2 2p6, ये 1s, ये 2s, ये 2p6, ये 2p6 कंप्लीट हो गया। इसको हम बोलते हैं फुल फिल्ड। क्या बोलते हैं हम? फुल फिल्ड। फुल फिल्ड, हाफ फिल्ड, 3 फुल फिल्ड। तो ध्यान से सुनना, यहां पर ये P3 यदि है, ये D5 है और F7 है, तो ये कहलाते हैं अर्धपूरित। अर्धपूरित, ठीक है। अर्धपूरित में इनका कैसा होगा इलेक्ट्रॉन विन्यास? ये अर्धपूरित विन्यास कहलाते हैं। अर्धपूरित विन्यास बाकी विन्यासों से ज्यादा स्थायी होते हैं। मैं भी बात समझाता हूं, ठीक है। ये बाकी विन्यासों से सबसे ज्यादा होता है स्थायी पूर्ण पूरित। ये पूर्ण पूरित हो गए। P6, D10, F15, ये पूर्ण पूरित होते हैं, है ना। पी में पूरे इलेक्ट्रॉन आ गए ना, 1 2 3 4 5 6, ये 6 पूर्ण पूरित हो गया। अब ध्यान से सुनना, ये अलग से भी अपने को ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा स्थायी होते हैं पूर्ण पूरित, और उससे कम स्थायी होते हैं अर्धपूरित, ठीक है। और बाकी उनसे सब कम। ठीक, मैं स्थायित्व के बारे में थोड़ा सा लिख देता हूं। P6 से ज्यादा स्थायी होता है P3, कम स्थायी होता है P6 से ज्यादा। ये स्थायित्व का ध्यान रखना है। स्थायित्व जो होता है पूर्ण पूरित का ज्यादा, अर्धपूरित का कम, बाकियों से।
D10 D5 F14 F7 F14 हमेशा F7 से ज्यादा, और फिर बाकी अन्य कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। अब कभी क्वेश्चन आए तो D10 D5 से ज्यादा स्टेबल है, P6 P3 से ज्यादा स्टेबल है, F14 F7 से ज्यादा स्टेबल है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, करते क्लीन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको स्टेबिलिटी का समझाया, आगे से समझाऊंगा। अभी केवल एक छोटी सी बात बोली कि आपको अब ध्यान रहे कि अर्धपूरित बाकियों से ज्यादा स्टेबल होता है, अर्धपूरित से ज्यादा स्टेबल होता है पूर्ण पूरित। ठीक है, पूर्ण पूरित ये आपको अभी लास्ट ईयर आया है, पूर्ण पूरित अर्धपूरित वाला, वो मैं आपको अभी 10 मिनट बाद समझाऊंगा। थोड़ा सा आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आगे ले चलता हूँ। नियॉन 10, सोडियम 11, तो ये तक भरा रहेगा पूरा यहाँ तक। यहाँ देखो 3s0 पड़ा, ये 3s1 आ जाएगा, ये होता ही नहीं, यहाँ खत्म हो गया। ठीक है, 3s1, मैग्नीशियम 12, 3s2, एल्यूमिनियम 13, ये कंप्लीट हो गया 3s2। अब आ जाएगा 3p1, ये बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने बोरान में देखा 2s2 2p1, तो 3s2 3p1 आ गया समझ में। फिर एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन 14, 3s2 3p2 ऐसा 1 2। फिर फास्फोरस 15, 3s2 3p3, ये बिल्कुल 1 2 3, ये 3p3 ऐसा होगा। ठीक है, 1 2 और 3p3। फिर फास्फोरस के बाद सल्फर 16, ये 3s2 3p4, क्लोरीन 17, 3s2 3p5, 3s2 3p5, क्लियर हो गया। और आर्गन 18 हो जाएगा, बिल्कुल आर्गन 18, 3s2 3p6, आर्गन 18 हो जाएगा, 3s2 3p6। तो ये बिल्कुल इस तरह आ जाएगा 3p6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल इसी तरह हो जाएगा नियान की तरह। ये नियान क्या है, 2s2 2p6 है, और ये 3s2 3p6। तो फटाफट बस ऐसे
चलिए, मेरी आवाज आ रही है बच्चों आप लोग तक? मेरी आवाज आ रही है आप लोग तक? यस सर। बीच में लाइट चली गई तो आप लेटर में कॉन्फ़िगरेशन लिख डालें पूरा। ठीक, अब आता है क्वेश्चन आगे। सब लोगों ने, आप लोगों ने लिख लिया? ये तो बहुत आसान था। आर्गन 18 आप लिख चुके हैं। ये अब यहां से शुरू होता है पोटेशियम 19। ये देखिए आर्गन 18 3s2 3p6। बच्चों 3d पड़ा है और 3d में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे और पहले इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे 4s में। 4s ठीक है कि नहीं? 4s। क्या आप बता सकते हैं कि 3d में थर्ड ऑर्बिट में d ऑर्बिटल खाली पड़ा है, तब भी इलेक्ट्रॉन डी में नहीं गया, एस में 4s में चला गया? तो याद करो कौन सा नियम यहाँ पे लग गया, कौन सा नियम लग रहा है यहाँ पे? जल्दी बताओ। याद करो, भी लिखा था आपने। ये देखो 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s। पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाता है, फिर इलेक्ट्रॉन 2s में जाता है, फिर इलेक्ट्रॉन 2p से 3s में जाता है। देखिए 2p के बाद 3s में गया, 3s के बाद किस में जाता है? देखिए 3p और 4s में। 3p के बाद 4s में गया, 3d में नहीं गया। ये देखिए 3d में नहीं गया, 3p के बाद किस में गया? कौन सा नियम होता है ये? इतनी देर आप बाऊ का नियम गलत नहीं करना। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पोटेशियम में थर्ड ऑर्बिट में डी खाली पड़ा रहता है परंतु इलेक्ट्रॉन 4s में चला जाता है। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण हो गया आपबाउ के नियम के अनुसार 4s की ऊर्जा कम 3d से होती है, 3d की ज्यादा होती है। तो लिखना है पोटेशियम में इलेक्ट्रॉन 3d में ना जाकर 4s में चला जाता है। इसका कारण बोलो। 3d की ऊर्जा 4s से अधिक है। एक बात, या आप इसको इस तरह से लिख सकते हो 3d का n प्लस l मतलब n प्लस l 4s के n प्लस l से अधिक है। ठीक है, याद है? 3d का n प्लस l निकालो, 3d का n प्लस l निकालो, 3 प्लस 2 इक्वल टू 5 और 4s का n प्लस l निकालो, 4 प्लस 0 इक्वल टू 4। तो आपको n प्लस l मैंने पढ़ा दिया है, n 4 है और s के लिए l का मान 0 है, तो ये हुआ 4 और n इसका 3 है और l का मान 2 होता है, तो ये हुआ 5। तो ये आंसर भी आता है आपको 3d की ऊर्जा 4s से अधिक है तो इसलिए नहीं गया, या n प्लस l का मान ज्यादा इसके लिए n प्लस l का मान कम है, तो ये दूसरा आंसर हो सकता है। तो दो इसके आंसर हो सकते हैं और ये हमेशा पूछा जाता है। हो गया क्लियर?
तो कई बार क्वेश्चन आपको ऊर्जा के रूप में आएगा कि 3D की ऊर्जा 4s से, उल्टा भी आ सकता है 4s की ऊर्जा 3D से कम है, ये डायरेक्शन में भी आता है। तो ये आपको जो अभी आया है शायद वो इसी तरह का है, हाइड्रोजन के लिए शायद है क्वेश्चन ऊर्जा के संबंध में। तो 3D की ऊर्जा 4s से अधिक है या 4s की ऊर्जा 3D से कम है, या 3D का n+l अधिक है, 4s का n+l कम है। तो ये दो तरह के इसमें आंसर आपको दिए जा सकते हैं, n+l से भी दिए जा सकते हैं और ऊर्जा के आधार पर भी दिए जा सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट। हो गया क्लियर ये? अब देखो आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहीं पर जो जो पॉइंट ऑफ क्वेश्चन है वो मैं आपको पूरा समझा रहा हूं, ये तो आपको आता ही है, पर ये क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे ये वाले। देन अब कोई प्रॉब्लम नहीं, पोटेशियम के बाद कैल्शियम 20 होता है 4s2, मतलब यहाँ पे 3D 0 पड़ा रहेगा। अब आता है फिर से क्वेश्चन स्कैंडियम 21। देखो इधर सब लोग, पहले इलेक्ट्रॉन 4s में गया और बाद में अब इसमें यहां तक इलेक्ट्रॉन हुए 20, ये देखो 3D तक। अब अगला इलेक्ट्रॉन 21वां इलेक्ट्रॉन 3D1 ये जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन, दोनों में अंतर है। लास्ट इलेक्ट्रॉन, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन नहीं है। लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा हुआ, समझ आ गया? तो ये वाला जो है ये लास्ट इलेक्ट्रॉन हुआ और ये हुआ आपका लास्ट ऑर्बिट, ये लास्ट ऑर्बिट हुआ। ये लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, ये लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन और ये लास्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब सबसे आखिरी में कौन सा इलेक्ट्रॉन 21वां होगा और ये 21वां इलेक्ट्रॉन है, ये 21 21वां इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपको अंतर समझना है। तो कई बार आपको क्वेश्चन आता है कि स्कैंडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं लिखिए, इस तरह का। तो हमको ये क्लियर होना चाहिए कि अंतिम इलेक्ट्रॉन हम इसे ना मान बैठे, ये अंतिम इलेक्ट्रॉन नहीं है। अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सा हुआ, ये बात क्लियर हो गई। अंतिम ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, अंतिम इलेक्ट्रॉन नहीं। आगे आगे समझ में सकते हो? तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात होती है समझने के लिए। तो यहीं पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये मैं अभी क्वेश्चन दूंगा आपको, ठीक है? तो ये स्कैंडियम हो गया। अब टाइटेनियम 22, टाइटेनियम ध्यान से सुनना, पहले लिखेंगे 4s2, लिखेंगे पहले 4s2, ठीक है? बाद में इलेक्ट्रॉन, ये देखिए 3D में 2 जाने लगा, तो D का जब अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो ये हुआ आपका D1, ये आपका हुआ D2, ये आपका D2 हुआ। समझ आ गया? वेनेडियम 23, वेनेडियम 20 पहले आएगा 4s2 3D3, ये आपका 3D3 हो जाएगा, ये 3D3 लिखिए। तो आप बात समझ आ गई, 3D3 इस तरह से लिखेंगे। और कौन सा नियम लग रहा है इसमें बताओ, हंट का नियम, हंट का नियम यहाँ पर फॉलो हो रहा है। हो गया क्लियर?
तो अपन ये वैनेडियम 23 यहाँ पर लिख चुके हैं, वैनेडियम 23 1s2, ये आ गया 3d4s। ध्यान से सुनना फिर से, पहले इलेक्ट्रॉन 4s में भर देना, पहले इलेक्ट्रॉन 4s में भर देना, बाद में 3d लिखना, पहले 3d बाद में 4s। अच्छा, पहले 4s लिख दोगे बाद में 3d तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मतलब आप ऐसा भी लिख सकते थे ये, ठीक है, समझ आ गया। अपन 3 into 2 करें तो भी 6 होता है, और 2 into 3 करें तो भी। तो ये आपका हुआ वैनेडियम 23। अब आता है क्रोमियम 24। तो ये लिखेंगे पहले 4s 2 3d 4, ये होना चाहिए। क्या आना चाहिए, पहले 4s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, बाद में 3d में जाएगा, तो 4s2 3d 4। ये सही है कि गलत, बताओ, तुम लोग भी बताओ, तुम लोग भी बताओ। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का सही है कि गलत है? गलत है, ये सही थोड़ी है। बोले सर ये सही है 4s2 3d 3, तो 4s2 3d 4 सही होना चाहिए क्रोमियम का, ये गलत है। तो यही बात आपको समझना है कि क्रोमियम का विन्यास 3d4 4s2 नहीं होता, ये नहीं है, नहीं होता। फिर क्या होता है, फिर ये होता है 4s से ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है, ये हो जाता है 3d5 4s1, 3d5 4s1। तो ये नहीं होता है, ये लिख दिया मैंने, नहीं होता है, ठीक है, क्रोमियम का विन्यास, बल्कि ये होता है, ये होता है, ये नहीं होता है 3d5 4s1। यही क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि 3d4 4s2 नहीं होता, 3d5 4s1 होता है, ठीक है। तो देखिए, क्रोमियम का विन्यास पूरा लिख लो स्टेटमेंट, क्रोमियम का विन्यास 3d4 4s2 नहीं होता, क्रोमियम का विन्यास 3d4 4s2 नहीं होता, ठीक है, बल्कि 3d5 4s1 होता है। ठीक है, 3d5 4s1 होता है, ये क्वेश्चन आपको आया है। अब इसका आंसर लिखते हैं, क्योंकि बताओ 3d5 कैसा हो गया, अर्धपूरित हुआ कि नहीं हुआ? 3d5 ये 4 ये 5, अब बताओ ये 1 2 3 4 5 तो कैसा हो गया? तो पहली चीज पहली चीज जरा सोचो कि मेरे सामने 5 स्टूडेंट हैं, 5 स्टूडेंट हैं, पांचों को नंबर बराबर आए और पांचों को मैं इनाम दे रहा हूं, 1 पेन 2 पेन 3 पेन, 4 को इनाम में एक को छोड़ दिया, समझना, पांचों के नंबर बराबर है, इनाम 4 को दिया, 1 को छोड़ दिया, तो सम्मितता है कि असम्मितता हो गई? बताओ, असम्मितता।
पांचों को बराबर नंबर, पांचों को इनाम बराबर मिलना चाहिए था। समझ गए? एक को यदि मैं छोड़ दूं तो वो गुस्सा हो जाएगा, और जब गुस्सा हो जाएगा तो उसकी ऊर्जा बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी माने गुस्सा हो जाएगा। बात एक ही है। तो सम्मितता डिस्टर्ब हो जाएगी। तो सम्मितता को मेंटेन करने के लिए मैं पांचों विद्यार्थी को पांचों इनाम एक जैसे दूंगा। आगे समझ के लिए तो D5 इन पांचों की ऊर्जाएं बराबर है, और पांचों में इलेक्ट्रॉन जब एक एक करके भर जाएंगे तो उसमें D5 में सम्मितता आ जाएगी। अब सम्मितता का मतलब समझ आ गया कि नहीं आया? थोड़ा सम्मितता का मतलब समझ आ गया? तो D5 विन्यास सम्मित होता है, सिमेट्रिकल होता है। जरा सोचो कि अगर मान लो सिमेट्रिक, मेरे दोनों कान बराबर हैं, दोनों नाक बराबर है, दोनों आंख बराबर है, सम्मित है। अब मान लो एक आंख छोटी होती है, एक इतनी बड़ी होती, ठीक है, एक कान छोटा होता है, कान बड़ा होता, तो क्या होता? असम्मित दिखता। असम्मित दिखते ने में उतना मेंटेन, मतलब वो मेंटेन नहीं होता है। एक कान बड़ा हो, एक कान छोटा हो, एक कान 10 किलो का और एक कान आधा किलो का हो, तो क्या होगा? ऐसे हो जाएंगे ना, असम्मितता हो जाएगी। तो असम्मितता के कारण स्टेबिलिटी कम होती है, स्थायित्व कम होता है। सम्मित विन्यास ज्यादा स्थायी होता है। बात समझ आ गई? तो सम्मित होता है। तीसरी बात, ये तीनों चीजें D4 की तुलना में, D4 की तुलना में, D4 की तुलना में सम्मित है। D4 की तुलना में डी अर्धपूरी ज्यादा स्थायी है। D4 की तुलना में D5 की विनिमय ऊर्जा अधिक होती है। ये इसलिए D4 नहीं होता, इसलिए D4 नहीं होता। क्या हो जाता है? D5 हो जाता है। ये आपको 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है पूरा, तीनों आंसर इसके करेक्ट है। और तो ये क्वेश्चन आपको नीट में पूछा गया है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान दो बच्चों, अर्धपूरित का मतलब क्लियर है। D5 विन्यास सम्मित होता, इसका मतलब भी मैंने समझा दिया। अब एक बात आती है विनिमय ऊर्जा, इसको समझना। विनिमय ऊर्जा का ध्यान दो। विनिमय ऊर्जा, ऊर्जा नहीं, यहाँ पर वर्ड ध्यान देना, ये विनिमय ऊर्जा है। विनिमय, विनिमय ऊर्जा। ये 5 लोग बैठे हैं, एक के पास नीला पेन है, एक के पास ब्लैक पेन है, एक के पास ग्रीन पेन है, एक के पास रेड पेन है, एक के पास येलो पेन। ठीक है, पांचों के पास अलग अलग है। येलो की इसे जरूरत पड़ी, इसने येलो ले लिया, उसने रेड ले लिया, उसने ग्रीन ले लिया। तो क्या हो रहा है? एक्सचेंज होते जा रहा है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? एक्सचेंज हो रहा है पेन का। पेन तो 5 ही है, पर पांचों लोग एक्सचेंज कर रहे हैं। इसको ग्रीन की जरूरत, उसको येलो की जरूरत, इसको रेड की जरूरत, एक्सचेंज हो रहा है। अगर 4 होते तो एक्सचेंज कम होता, 5 हो गए तो एक्सचेंज ज्यादा हो रहा है। समझ आ गया पॉइंट की नहीं?
तो बस ये 5 देखो इधर, ये यहां बैठा है, ये यहां से यहां चला जाए, ये यहां चला जाए, यहाँ आ गया। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, मेरे 5 फ्रेंड है, हम 5 फ्रेंड हैं, मैं रहता हूँ भोपाल में, एक रहता है केरल में, एक रहता है कश्मीर में, एक रहता है उधर क्या बोलते हैं मनाली, कुल्लू मनाली शिमला में, ठीक है, एक रहता है ऊटी में। अब क्या हुआ, मेरी बात चल रही है ऊटी वाले से कि यार मैं अक्टूबर में आ रहा हूँ, तू भोपाल आ, भोपाल घूमना, पचमढ़ी घूमना, मेरा फ्लैट खाली पड़ा रहेगा, मैं और तू वहां से जब यहाँ आएगा तो मैं तेरे फ्लैट में चला जाऊंगा, मैं हफ्ते भर ऊटी घूमूंगा, तू हफ्ते भर पचमढ़ी घूमना, ठीक है कि नहीं, समझ आ गया। तो क्या हुआ, एक्सचेंज हो गया। फिर मेरी बात चली गर्मियों में शिमला वाले से, आ तू भाई आ, ठीक है, तू मेरे घर रहना भोपाल में, अपने आराम से भोपाल के आसपास की चीजें ढूंढना देखना, मैं शिमला में रहता हूँ, तो एक्सचेंज हो गया। तो यही चीज ये करते हैं, ये यहाँ उठ के आ गया, ये यहाँ उठ के आ गया, बहुत देर से बोले यार यही यही बैठा था, थोड़ा चेंज हो जाएगा। अपन भी तो करते हैं कि नहीं, चेंज करते हैं कि नहीं, अभी इस टेबल पे बैठे थे, कल उस टेबल पे बैठ जाएंगे। तो ये एक एक्सचेंज, फिर इसने इसके साथ एक्सचेंज किया, फिर इसने इसके साथ एक्सचेंज किया, फिर इसने इसके साथ एक्सचेंज किया, माने ये यहाँ आ गया, ये यहाँ चला गया, समझ आ गई बात। फिर ये इसके साथ एक्सचेंज कर रहा है, फिर ये इसके साथ एक्सचेंज कर रहा है, ये इसके साथ एक्सचेंज कर रहा है, ये हो गया। ये इसके साथ एक्सचेंज कर रहा है, ये इसके साथ एक्सचेंज कर रहा है, ये हो गया। ये इसके साथ एक्सचेंज कर गया। बताओ, ऐसा एक्सचेंज चलते रहता है। इस एक्सचेंज के कारण फायदा क्या हुआ, मेरा किराया शिमला का घर का होटल लेना पड़ता, बढ़िया मेरे फ्रेंड का फ्लैट था, मेरा वहां का किराया बच गया, उसका यहाँ का किराया बच गया, समझ आ गया, और घूम के घूम लिए। तो बस आप ये समझ लो कि जब एक्सचेंज होता है तो इनको अच्छा लगता है, ठीक है, और ऊर्जा कम हो जाती है, विनिमय ऊर्जा बढ़ती है। विनिमय ऊर्जा, इसलिए मैंने यहाँ टिक कर दिया, ऊर्जा नहीं लिखा है, ऊर्जा नहीं, क्या, विनिमय ऊर्जा। तो ये 3 बात तो नीट में पूछी गई हैं, ठीक है, जब आप पेपर सॉल्व करोगे तो ये तीनों आपको मिल जाएंगे। कारण तो क्रोमियम का विन्यास 3d5 4s1 होता है, ना कि 3d4 4s2 होता है। तो इसका रीजन होता है क्या, लिख लिया तीनों ने, तीनों पॉइंट। तो ये क्वेश्चन आपको आएगा इंपॉर्टेंट। तो क्रोमियम का विन्यास आपको क्लियर हो गया। क्रोमियम के बाद आगे चलते हैं। तो इस तरह से 4s2 3d5, ध्यान से सुनना, ये 5 दिख रहा है, 25 का 5, तो डी में 5 रहेगा। वेनेडियम देखो 3 दिख रहा है आपको यहाँ पे 23, तो डी में 3 रहेगा। टाइटेनियम देखो 22 दिख रहा है 2, तो डी 2 रहेगा। स्कैंडियम देखो 21 तो 1 रहेगा, तो 1 2 3 तक रहेगा, लेकिन 4 नहीं हुआ, D4 नहीं हुआ, क्या बन गया वो, D5। इसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले 4s में इलेक्ट्रॉन गया 3d5, फिर ये देखो आयरन 26 4s2 क्या आ गया 3d6। ये याद रखने का तरीका बतला रहा हूं, क्या आपको पूरा ना लिखना पड़े और आप समझ जाओ कि हाँ यार ये 26 में 6 तो D6 हो गया, 25 में 5 तो 5 हो गया। केवल क्रोमियम में डिफरेंस है, और क्रोमियम का जो डिफरेंस है वो मैंने आपको समझा दिया कि वो 4s2 3d7
निकेल CDH, कॉपर, ये इंपॉर्टेंट होता है। आप देखो इधर, ये पहले लिख लो फिर समझाते हैं। हो गया? अब देखो, तो मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं गई। 25 तो D5, 26 तो D6, 27 तो D7, 28 तो D8, ये बिल्कुल अच्छा है, क्लियर है। निकेल 28 तक मैंने लिख दिया था, 3D8 अब आता है कॉपर। अब हमें लगता है भाई कॉपर यहां तक तो ठीक है, 4s2 3D9 होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। पर ये नहीं होता, ये नहीं होता। जैसे क्रोमियम में D4S2 नहीं होता, देखो क्रोमियम में D4S2 नहीं होता, वैसे ही कॉपर में 4s2 3D9 नहीं होता, ये नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर क्या होता है? ये बच्चों एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ जाता, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, देखो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें इधर आ जाता है, ये 9 से क्या हो जाता है? अब बताओ, ये होता है, ये विन्यास होता है। और ये विन्यास इसलिए होता है, वही चीज पहला 3D10, पूर्ण पूरित विन्यास 3D9 से अधिक स्थायी होता है, ये बहुत अधिक स्थायी है। बात क्लियर हुई? दूसरी बात, 3D10 सम्मित होता है, और तीसरी बात 3D10 की विनिमय ऊर्जा अधिक होती है। सब 3D9 से अधिक सम्मित है, विनिमय ऊर्जा अधिक है, और पूर्ण पूरित विन्यास हमेशा अधिक स्थायी होता है। बोलो क्लियर हो गया? तो ये क्वेश्चन आएगा कि भाई कॉपर का विन्यास 3D9 4s2 क्यों नहीं होता, बल्कि क्या हो जाता है? 3D10 4s1 हो जाता है। बोलो हो गया? आपको पॉइंट क्लियर की नहीं अच्छी से? अब जिंक में हो जाएगा 3D4s2 3D10। यहां पर